Hello everyone, welcome to NTA JEE Main Test 58 Chemistry Discussion. I am Shashi Shekhar. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज इज. तो जो करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पे हमें मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखना पड़ेगा. तो O2 के लिए हम सबसे पहले मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी लिख लेते हैं. जब डायटोमिक ऐसे स्पीसीज दिए हुए हों तो बेटर है कि हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही जाएँ. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर हैं वो है 6 और 612. O2 के लिए हम देख रहे हैं. तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है सिग्मा 2s2. हम सिंपली पहले हम फिलिंग ऑर्डर ही लिख लेते हैं. सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2p, देन पाई 2p, देन पाई 2p. पाई 2p और पाई 2p सेम एनर्जी के हैं. और फिर पाई स्टार 2p और पाई स्टार 2p और फिर सिग्मा स्टार 2p. अगेन पाई स्टार और पाई स्टार 2p सेम एनर्जी के हैं. तो अपने पास 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको फिल कर देते हैं. फिलिंग में सबसे पहले 2 यहाँ पे आ गए. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12. तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए हैं. अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये दोनों तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैंसिल ही हो रहे हैं. यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं. सिग्मा और पाई और एक ओवरऑल पाई बॉन्ड कैंसिल होता हुआ दिख रहा है हमें. तो टोटल 2 बॉन्ड्स हैं इसमें. अब क्योंकि अगर हम O2 माइनस करते हैं तो O2 माइनस करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में ऐड होगा. पाई स्टार में ऐड होगा इसका मतलब है कि ये बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ करेगा. तो हमें तो बॉन्ड ऑर्डर बताना है. तो और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें इससे, एक इलेक्ट्रॉन अगर O2 से निकाल दें तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है. तो फिर ये बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा. मतलब O2 का बॉन्ड ऑर्डर है 2. अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं फिर O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर हो जाए, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5 और O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5. तो वैल्यू O2 प्लस की सबसे ज़्यादा होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वा सोल्यूशन. एक्वा सोल्यूशन के अंदर जब ये सब कंपाउंड्स आयन में कन्वर्ट होंगे, जैसे Na है तो Na प्लस एक्वस बनाएगा, Li है तो Li प्लस एक्वस बनाएगा. अब Li प्लस एक्वस जो है इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. क्यों हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है? क्योंकि लिथियम जो है वो बहुत ही छोटा है साइज़ में. लिथियम बहुत ही छोटा है तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा H2O मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेते हैं. या ये जो हाइड्रेशन है, ये हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर. मल्टीपल लेयर्स में भी H2O इसको सराउंड कर लेते हैं. तो हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये Li प्लस ज़्यादा स्टेबल बन पाता है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है. व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन T1 ऑफ अ गैस 1 with M156 and T2 of a gas 2 with M2 this if the average speed of gas 1 is equal to most probable speed of gas 2. तो एक का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है V एवरेज, दिस इज इक्वल टू √8 RT बाई पाई एम. और मोस्ट प्रोबेबल बोला जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला होता है √2 RT बाई एम. तो हमें गिवन है V एवरेज जो है वो इक्वल टू V मोस्ट प्रोबेबल है. ये 1 के लिए, गैस 1 के लिए, और ये है मान लो गैस 2 के लिए. तो 1 के लिए T1 M1 लिख देते हैं, 2 के लिए T2 M2 लिख देते हैं. तो इसका स्क्वायर करेंगे तो भी सेम होगा. मतलब ये बोल रहा है कि ये दोनों ही इक्वल है. V एवरेज इक्वल टू V मोस्ट प्रोबेबल है. दिस इम्प्लाइज स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये आ जाएगा 8RT1 अपॉन पाई M1. दिस इज इक्वल टू 2RT2 अपॉन M2. ठीक है. अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. कुछ R तो हमें यहाँ पे कैंसिल होता हुआ दिख ही रहा है कि R यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. और बाकी वैल्यूज़ रखते हैं. हमें T2 चाहिए तो T2 इज़ इक्वल टू M2 इंटू 8 टाइम्स T1 अपॉन पाई M1 इंटू 2. तो M2 की वैल्यू हमें गिवन है. M2 इज़ 44, M1 इज़ 56, M2 इज़ 44 इंटू 8 इंटू T1. पाई को 22/7 लिख देते हैं. और M1 है 56 इंटू 2. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये तो ट्वाइस कैंसिल हो गया और 8 7 जा 56 भी कैंसिल हो गया, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया. तो यहाँ तो सीधा सीधा T2 इक्वल टू T1 दिख रहा है हमें.
ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन द रिएक्शन आर। अगेन अगर हमें बैलेंसिंग करनी है तो सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर, सबसे पहले हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को देख लेते हैं। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 है और ये +2 में जा रहा है, मतलब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है यहाँ पर। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। C2O4 2- में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम फाइंड करें तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2x x मान लेते हैं कार्बन की, तो 2x - 8 = -2। यहाँ से x = ये आ जाएगा 6/2, तो ये +3 आ रहा है। तो कार्बन +3 से +4 पे जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो दो कार्बन में जो चेंज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन का होगा। ऑब्वियसली 2 से पहले ही मल्टीप्लाई किया हुआ है कार्बन को बैलेंस करने के लिए। तो अब हम पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू है x की वैल्यू तो यहाँ पे 2 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो x2 और y 5 आ गया है। तो 2 5 और 2 5 तो इन्हीं दोनों में है। इसके बाद अब हमें हाइड्रोजन फाइंड करना है। तो पहले हम ऑक्सीजन अब बैलेंस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस कर लिया हमने। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए टोटल ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में ऐड कर लेते हैं। तो रिएक्टेंट में टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 8 हो गए और इधर 5 चौके 20 और 8 28 हैं रिएक्टेंट में, और इधर 5 × 2 है तो 10 × 2 20 है इधर, और यहाँ पे ऑक्सीजन Z/2 है तो 20 + Z/2। तो यहाँ से वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो Z की वैल्यू जो आ जाएगी ये 28 - 20, मतलब 8 × 2 = Z। तो Z जो है वो 16 के इक्वल आ रहा है। तो 2 5 16 आंसर हो जाएगा इसका। What will be the correct decreasing order of acid strength of the हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स? तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड्स हमें दिए हुए हैं, जैसे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, मेटा हाइड्रोक्सी और ऑर्थो हाइड्रोक्सी। इन सब में हमें बताना है, मतलब एक CO2H है सिंपली, एक CO2H और अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है और पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। इन चारों में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी जो शो करेगा वो ये शो करेगा। सिंपल रीज़न ये है कि इसके पास अल्फ़ा पोजीशन पे ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो इसमें ऑर्थो इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहा होगा। तो ऑर्थो इफ़ेक्ट के कारण से ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक पैरा है, एक हमने मेटा और एक पैरा OH है यहाँ पे। तो अगर हम अब इधर कंपेयर करें इन तीनों में से, तो OH का इफ़ेक्ट जो है, जैसे ऑक्सीजन जो है 2 इफ़ेक्ट शो करता है। एक तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये रेजोनेंस इफ़ेक्ट शो कर रहा है, और ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर रहा है, तो +R इफ़ेक्ट शो करता है, और साथ ही ये -I इफ़ेक्ट शो करता है। तो जब ये मेटा पोजिशन पे प्रेजेंट है तो आप ऐसा समझो कि CO2- जो होगा वो CO2- को ये स्टेबलाइज कर रहा होगा OH, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और मेटा ग्रुप पे होने के कारण इसके नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस इन्फ्लुएंस वहाँ पे नहीं होगा। अगर यही चीज़ हम CO2- इस OH के साथ देखते हैं तो ये OH क्या करेगा, देखो ये OH यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन पे इस कार्बन पे आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव हो जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, तो ये फिर वीक एसिड में काउंट होगा। तो पैरा जो है वो वीक एसिड हो जाएगा, और मेटा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, क्योंकि मेटा में इंडक्टिव इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज किया जा रहा है। तो ऑर्थो इफेक्ट के बाद, मतलब ऑर्थो तो सबसे ज़्यादा है ही स्ट्रॉन्ग, इसके बाद मेटा हो जाएगा, और फिर सिंपल बेंजोइक एसिड हो जाएगा, और फिर पैरा हो जाएगा, क्योंकि पैरा में ऑक्सीजन जो है वो फर्दर पुश कर रहा है। तो अपना आंसर सबसे ज़्यादा ऑर्थो हो गया, फिर मेटा हो गया, फिर बेंजोइक एसिड, और फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। The specific rotation of a pure enantiomer is +10 degree. The
जनरली स्पेसिफिक रोटेशन और इनको हम डिग्री में ज़्यादा रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. द ऑब्जर्व्ड रोटेशन इफ इट्स आइसोलेटेड फ्रॉम अ रिएक्शन विथ 30% रेसिमाइजेशन एंड 70% इन्वर्जन. 30% रेसिमाइजेशन है अगर, तो रेसिमाइजेशन का मतलब है ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं. 30% में फिर 15% इसमें प्लस होगा और 15% माइनस होगा, ये तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है. और 70% इन्वर्जन हुआ है, तो इस 70% इन्वर्जन का रोल होगा. तो इनिशियली प्योर था तो +10 था, इन्वर्जन हो गया तो -10 हो जाएगा उस पर्टिकुलर इनैंशियोमर का, और इसका 70% ही इन्वर्ट हुआ है. तो यहाँ से देखें तो सीधा सीधा -7 डिग्री दिख रहा है. सर्टेन रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप, और हमें ये बताना है कि NO2 इंटरमीडिएट है क्या. NO2 ऐसा स्पीसीज़ है जो कि पहले रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है. इस रिएक्शन में NO2 कंज्यूम हुआ है और नेक्स्ट स्टेप में NO2 फॉर्म हो गया है. तो ऐसी स्पीसीज जो कि एक में कंज्यूम हो और दूसरे में फॉर्म हो जाए, उनको हम कहते हैं कैटलिस्ट, जिनको हमने ऐड किया है बाहर से. लेकिन ऐसे स्पीसीज जिसको हमने ऐड नहीं किया है, जैसे यहाँ पे NO क्या हो रहा है, NO पहले फॉर्म हुआ है स्टेप में और नेक्स्ट स्टेप में NO कंज्यूम हो गया. तो NO क्या हो जाएगा, NO जो है वो है इंटरमीडिएट, जो कि खुद ही फॉर्म होता है और खुद ही आगे जाके डिकम्पोज हो जाता है. तो इनको हम इंटरमीडिएट्स कहते हैं. तो NO इज़ इंटरमीडिएट और कैटलिस्ट इज़ NO2, तो वो ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आइडियल गैस इज एक्सपैंडेड फ्रॉम P1 V1 T1 to this P2 V2 V2 under different conditions. इनकरेक्ट स्टेटमेंट among the following is. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है ना. फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं. द वर्क डन, ये वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्क होगा. द वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन इट इज एक्सपैंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 to V2 under adiabatic conditions as compared to that when expanded reversibly from V1 and V1 to V2 अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस. ठीक है, तो एक तो हम एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशन से इसको V1 से V2 पे जा रहे हैं और एक जा रहे हैं हम आइसोथर्मल कंडीशन से. तो जब हम एडियाबैटिक कंडीशन से जा रहे हैं तो हम देखें, अगर एडियाबैटिक है तो Q तो ज़ीरो होगा, Q ज़ीरो होगा और साथ में डेल्टा U जो होगा वो W के इक्वल होता है. और W यहाँ पे क्या है, W इज़ नेगेटिव. क्यों नेगेटिव है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है. तो डेल्टा U नेगेटिव है, इसका मतलब है फाइनल टेम्परेचर जो होगा, मतलब T2 जो होगा वो लेस दैन T1 होगा. ठीक है, और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो थ्रू आउट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है. तो दो प्रोसेसेस हैं, हम एक T1 और T2 के रेस्पेक्ट में ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं. एक T1 आइसोथर्मल लाइन है मान लो, मतलब ये T1 का लाइन है तो T2 का लाइन इसके नीचे होगा. अब आप ये समझो कि ये इनिशियल, ये T1 की लाइन है और इधर T2 की लाइन है. कोई आइसोथर्मल ही है ये आइसोथर्म है, तो ये T2 है. अब इस पोजीशन पे हम कहीं पे V1 और V2 ले लेते हैं. ये मान लो V1 है और ये है V2. तो इनिशियली टेम्परेचर T1 से, और अपना जो ग्राफ है ये ग्राफ T2 पे आ रहा है ऐसा, मतलब ये है एडियाबैटिक. जो हमने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है ये एडियाबैट है, और जो हमने ब्लैक से लिखा है ये है आइसोथर्म. ऑब्वियसली एडियाबैट की जो लाइन होगी वो ज़्यादा उसका मतलब स्लोप ज़्यादा होगा देन आइसोथर्म, तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है. बट जब हम वर्क डन की बात कर रहे हैं तो एडियाबैट के अंदर जो ग्राफ आ रहा है, ये एडियाबैट मतलब जो एरिया आ रहा है वो कम है, मतलब वर्क डन कम हो रही है. वर्क डन बाय द गैस इज़ लेस, तो ये सही स्टेटमेंट है फिर, और हमें इनकरेक्ट बताना है. सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज़ ज़ीरो इफ़ इट इज़ एक्सपैंडेड रिवर्सिबली विथ T1 इक्वल टू T2. सही बात है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U जो है इसको हम NCV डेल्टा T से लिखते हैं आइडियल गैस के लिए. तो डेल्टा T ही ज़ीरो होगा तो डेल्टा U भी ज़ीरो होगा. एंड पॉजिटिव इफ़ इट इज़ एक्सपैंडेड रिवर्सिबली अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस विथ T1 नॉट इक्वल टू T2. अगर एक्सपैंड कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि अगर एक्सपैंड कर रहे हैं एडियाबैटिक कंडीशन में तो डेल्टा U जो होगा वो नेगेटिव होगा, ना कि पॉजिटिव होगा. तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट बताना था, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा.
तो ये फिर सही होगा। इफ़ द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली इट इज़ साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक, सही है। और इफ़ द लास्ट है, इफ़ द वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज़ कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली P2V2 टू P1V1 अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी सही स्टेटमेंट है। अगर हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं P2V2 से P1V1 पे मानो कंप्रेस कर रहे हैं, तो इस तरह से कंप्रेशन हो रहा है, ये कोई P2V2 पॉइंट है और हम P1V1 पे जा रहे हैं, तो कंप्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे अगर P1 पे रहता है तो मैक्सिमम वर्क कर सकेगा ये। तो ठीक है, होपफुली क्लियर होगा ये। सिंगल चॉइस क्वेश्चन 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव मैक्सिमम कोआगुलेशन वैल्यू फॉर AgI अपॉन Ag प्लस सॉल्ट। तो जो कोआगुलेटिंग वैल्यू होती है वो चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कोआगुलेटिंग वैल्यू जो है दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कोआगुलेटिंग वैल्यू दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ अनायन। यहाँ पे तो अनायन की चार्ज सबसे कम अगर हम देखें तो इसमें S2 माइनस है, इसमें PO4 3 माइनस है, इसमें SO4 2 माइनस है और इसमें Cl माइनस है। तो Cl माइनस की चार्ज सबसे कम है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ साइक्लोब्यूटाइल अमाइन, साइक्लोब्यूटाइल अमाइन है विथ HNO2। तो HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये सबसे पहले HNO2 और HCl होगा ऑब्वियसली। तो इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो सबसे पहले ये N2 प्लस बनाएगा और N2 प्लस क्योंकि स्टेबल नहीं रहता है तो ये बना लेगा यहाँ पे कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन बना रहा है तो H2O के साथ एक तो ये OH बना सकता है, मतलब A ऑप्शन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, बट ये कार्बोकैटायन रीअरेंज भी हो सकता है क्योंकि वो 90 डिग्री पे है कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन जनरली 120 डिग्री प्रेफर करता है रहना। तो 120 डिग्री इस स्टीरिक हिंड्रेंस मतलब एंगल स्ट्रेन के कारण से ये अपना बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। और जनरली ऐसे केसेस हम देखते कम है जहाँ पे ये लेस मतलब ये पॉजिटिव बन जाएगा। जनरली हम ऐसा केस कम देखते हैं जहाँ पे ये बड़ी रिंग से छोटी रिंग की तरफ जा रहा हो, मतलब 4 से 3 कार्बन की रिंग की तरफ, बट क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हो रही है तो ये भी पॉसिबिलिटी है। मतलब इसके एक तो इससे प्रोडक्ट बनेगा और मतलब ये जो है ये OH बना सकता है और ये भी OH बना सकता है। तो बोथ A एंड C जो है वो करेक्ट आंसर है। कंसिडर द इक्विलिब्रियम 2SO2 प्लस O2 से ये बन रहा है और डेल्टा H नॉट नेगेटिव है। डेल्टा H नॉट नेगेटिव है, इसका मतलब है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक है तो हम प्लस Q को इधर ही लिख देते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ ली शैडलर्स प्रिंसिपल द कंडीशन फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हमें फॉरवर्ड रिएक्शन करानी है तो हीट क्योंकि प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो हमें हीट को निकालना पड़ेगा। मतलब हमें एक तो टेम्परेचर कम चाहिए और क्योंकि ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की ही बात कर रहे हैं तो हम प्रेशर के टर्म में अगर देखें तो अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन चाहेगी प्रेशर कम करना और रिएक्शन कम मोल्स के तरफ मूव करेगी। तो इधर 3 मोल्स ऑफ गैस है और इधर 2 मोल ऑफ गैस है। तो जिधर कम मोल ऑफ गैस होगा उधर आने से रिएक्शन का प्रेशर कम होगा तो फिर रिएक्शन इधर मूव करेगी। तो फिर एक तो टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है हमें और दूसरा है कि हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ रहा है। ये दोनों फैक्टर जो होंगे साइमल्टेनियसली एक साथ अगर हम करें, ये एक साथ ही करने को बोल रहा है तो ये दोनों ही फैक्टर फॉरवर्ड रिएक्शन को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉर द एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और फॉर्मल्डिहाइड है CH3। अब CH3 ग्रुप्स अगर आ जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा देगा, कार्बन पे अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और साथ ही इस पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ये भी कम हो जाएगा। तो दोनों फैक्टर इस पे अफेक्ट कर रहे हैं कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी कम हो रहा है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ रहा है। तो 1 का सबसे ज़्यादा होगा, देन 3, देन 2। अच्छा फोर्थ भी है कुछ, फोर्थ में स्टेरिक हिंड्रेंस और भी ज़्यादा है तो फिर ये सबसे कम होगा। मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 2 हो गया और फिर 4 हो गया, तो ये सही है। फॉर द रिएक्शन दिस
एंड आर टी इक्वल टू दिस, आर टी क्या दिया है, के टी होगा शायद, ये आर के टी होना चाहिए, ठीक है। तो ए प्लस बी रेट हमें दिया हुआ है, के की पावर के इंटू ए इंटू बी है, मतलब सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू 1 एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी भी है, ओवरऑल ऑर्डर 2 है। इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट, अगर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट है तो ये सिचुएशन काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है यहाँ से। अगर हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ये इनिशियली ए नॉट है कॉन्सेंट्रेशन और ये बी नॉट है, तो अगर चेंज होगा और ये दिया हुआ है कि दोनों ही इक्वल हैं, तो अगर ये माइनस एक्स होगा तो इसमें भी माइनस एक्स होगा, मतलब फाइनली जो ए टी है और ये बी टी है, दिस इज़ इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स और दिस इज़ इक्वल टू बी नॉट माइनस एक्स। तो ये दोनों वैल्यू भी इक्वल है, मतलब ए टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज़ ऑल्सो इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, तो दोनों ही इक्वल है। तो फिर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है, इसको हम अगेन रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि ए और बी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू के इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये सब होल्ड करेगा क्योंकि ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन हर एक पॉइंट पे इक्वल रहती है, तो आप एक से रिप्लेस कर दो या बी से रिप्लेस कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट था तब तो ये थी, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो जब दोनों इक्वल हैं तो फाइंड करना है। तो जब दोनों इक्वल आ रहे हैं तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बन रही है विथ ए एंड ऑल्सो विथ बी, तो कुछ भी लिख दो सब सही है। मतलब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए 1/b इक्वल टू 1/a नॉट प्लस के टी, क्योंकि ए नॉट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू बी नॉट है, तो ये भी सही होगा। 1/a इक्वल टू 1/b नॉट प्लस के टी, ये भी सही होगा। तो यह दोनों साथ में सही होंगे। तो ये थोड़ा ऑप्शन थोड़े गलत बनाए हुए हैं, सब होल्ड कर रहे हैं, और की जगह पे यहाँ पे एंड रहता तो ज़्यादा बेटर था। ठीक है, तो अब ये मेरे ख्याल से ये दोनों ही होल्ड करवाना चाहता है, तो आप डी पे इंटेलिजेंटली टिक कर सकते हो, बट अगेन बी और सी दोनों ही करेक्ट आंसर। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग कटायन हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो जितना ज़्यादा छोटा कटायन होगा उतनी ही ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी और उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना चाहेगा। तो आप एक बार एफ ब्लॉक में जाकर देखो, जो Lu3+ रहता है, जनरली 3+ की एनसीईआरटी में आपके टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है, जो आयनिक रेडियाई है 3+ आयंस की, वो सबसे कम होती है Lu3+ में, ये रेडियाई है आयंस का 3+ आयंस का, तो Lu3+ की सबसे कम है, तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सबसे आसान होगा। विच केमिकल चेंज अमंग द फॉलोइंग इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है। CaO+H2O, ये तो एक्सोथर्मिक है, बेसिक फॉर्मेशन बेस, अगर हम ऑक्साइड्स डिजॉल्व कर रहे हैं H2O में, मेटल ऑक्साइड, तो ये हीट इवॉल्व करेगा। Na+ और इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी बिना एनर्जी दिए हुए ये जो होगी पॉजिटिव होगी, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये हीट एब्जॉर्व कर रहा होगा। H2SO4 और H2O में ऑब्वियसली ये, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में मिलाते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और Al3 अगर यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है या सॉल्वेशन हो रहा है तो इसकी वजह से हाइड्रेशन जो है वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये करेक्ट आंसर है। Which of the following curve will represent the variation of conductance C during titration of acetic acid by gradual addition of NaOH solution। तो इनिशियली केवल एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, और एसिटिक एसिड जो है वो बहुत ही कम डिसोशिएट होता है। एसिटिक एसिड CH3CO2- प्लस H+ में ये लेस देन 5% डिसोशिएशन रहती है। अगर हम रेस्पेक्टेबल अमाउंट ले रहे हैं, एप्रिशिएबल अमाउंट ले रहे हैं एसिटिक एसिड का, मानो 0.1 मोलर या कुछ है, तो बहुत ही कम आयनाइज हो रहा है। लेकिन अगर हम NaOH ऐड करते हैं तो NaOH ऐड करने से क्या हो रहा है, CH3CO2H जो है ये OH- के साथ इंटरैक्ट करके CH3CO2- में कन्वर्ट हो रहा है और H2O बना रहा है, और साथ ही Na+ के आयंस भी प्रेजेंट है। तो अब आयंस ज़्यादा प्रेजेंट हो रहे हैं तो जो कंडक्टेंस होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो इनिशियली कंडक्टेंस जैसे यहाँ डिक्रीज़ दिया हुआ है,
कंडक्टेंस इंक्रीज़ होगा, कांस्टेंट है, तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, और बाद में जब कंप्लीट एसिटिक एसिड कंज्यूम हो जाएगी उसके बाद ये स्लो इंक्रीमेंट होगी। मतलब उसके बाद तो फिर सॉरी जब एसिटिक एसिड वीक कंज्यूम हो गया है तो अब जितना ज़्यादा NaOH मिलाते जाएंगे हम उतना ही कंडक्टेंस स्टीपली इंक्रीज होता जाएगा। CCl3 के साथ CaOH होल ट्वाइस का रिएक्शन करा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप में A जो है वो एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा CO2H। इसके बाद NH3 के साथ हीट करें तो पहले NH3 और हीटिंग से ये बेंजामाइड बना लेगा CONH2, और फिर हम इसको Br2NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो जाएगी और ये NH2 बन जाएगा। और इसके बाद फिर हम Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, Br2 और H2O है तो NH2 तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होता है तो Br तीनों पोजीशन पे, 2 ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 फॉर द रिडक्शन ऑफ MnO4- टू Mn2+ इन एसिडिक मीडियम इज दिस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विल बी ऑक्सीडाइज्ड। तो रिड्यूस होने के लिए इतनी, मतलब जब ये रिड्यूस हो रहा है तो एक तरह से 1.51 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो ऑक्सीडाइज होगा उसकी वैल्यू इससे कम रहनी चाहिए। जैसे Zn अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2+ में तो ये 0.762 वोल्ट ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो दोनों ही फेवरेबल कंडीशन है ये। और Ag अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये -0.80 है, तो 80 को -0.80 तो 1.51 से हैंडल हो जाएगा। 1.51 से मतलब अगर उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखें तो वो कम है। लेकिन Au अगर ऑक्सीडाइज होता है, गोल्ड अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसको 1.69 वोल्ट चाहिए, लेकिन ये प्रोड्यूस कर रहा है केवल 1.51 वोल्ट, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। और दूसरा तरीका है इसको देखने का कि आप E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड से देख लो, जिसके लिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो सही होगा और मतलब वो रिएक्शन हो जाएगी। जैसे अगर हम, ये तो रिड्यूस ही हो रहा है, MnO4- रिड्यूस हो रहा है, तो ये तो 1.51 वोल्ट हो गया माइनस। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाओ जिसके लिए वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। जैसे माइनस ये रिवर्स करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 0.762, तो ये पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, तो ये फिर जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। E0 सेल जब हम Ag के लिए देखें तो 1.51 माइनस -0.80 वोल्ट, तो ये तो पॉजिटिव आ ही रही है, तो ये भी हो जाएगा। और जब हम गोल्ड के लिए देख रहे हैं E0 सेल इक्वल टू 1.51 माइनस और ये 1.69 है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये फिर रिएक्शन नहीं होगी। What final product will form when alcoholic KOH is treated with 1,1-dichloroethane? अपने पास है 1,1-dichloroethane, 1,1-dichloroethane है अपने पास, और हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH से। तो अल्कोहलिक KOH से जनरली तो हम E2 रिएक्शन कराते हैं, बट यहाँ पे E2 के जैसा कंडीशन है नहीं, मतलब ना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है और ना ज़्यादा कुछ है, तो बट ठीक है। अगर हम अल्कोहलिक KOH से सबसे पहले एक HCl रिमूव भी अगर हम कर दें तो हम विनाइलिक हैलाइड पे आ जाएंगे, विनाइल हैलाइड पे आ जाएंगे। अब अल्कोहलिक KOH एक्चुअली इसको इथाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा बेसिक नहीं है, तो मेरे ख्याल से रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। बट ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है जिसमें ये रिएक्शन स्टॉप हो रही है, तो फिर हमें फिर ये चाहता है कि हम इथाइन ही बनाएं, तो फिर आपको ये ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। बट जनरली क्या होता है कि हम सेकेंड स्टेप में एक स्ट्रॉन्गर बेस यूज़ करते हैं, जैसे कि NaNH2 है, तो NaNH2 से फर्दर रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स द पेयर ऑफ बैक्टीरियासाइडल एंटीबॉडीज़। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा याद रख लो कि क्या कौन कौन से बैक्टीरियासाइडल हैं और जैसे भी हैं ये सब।
हाउ मैनी स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट फॉर गिवन कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स है अपना ये, इट कंटेन नेगेटिव लिगेंड्स ओनली। सही बात है, कौन से लिगेंड्स हैं इसमें, C2O4 2 माइनस है तो नेगेटिव लिगेंड्स हैं। ये सही हो गया। दी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है, 2 माइनस है तो -6 हो गया, तो ये +3 आ जाएगा, तो ये भी सही है। इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और C2O4 2 माइनस है, तो इस तरह से आप बना सकते हो, इसको दोनों ऑक्सीजन डोनर है, तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिलेगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं मिलेगी तो फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ड्यू टू किलेशन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेज, ये भी सही स्टेटमेंट है। इट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नहीं, ये प्लस माइनस एग्जिबिट करेगा, मतलब D और L पेयर एग्जिबिट करेगा, इनैंशोमर्स एग्जिबिट करेगा, तो ये तो फिर गलत हो गया। इट इज़ ऑक्टाहेड्रल विद D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो अगर हम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्योंकि C2O4 2 माइनस अगेन डेल्टा नॉट जो होगा वो बढ़ जाता है जनरली अगर किलेशन और ये सब होता है, तो फिर CO3+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी हमें। स्कैंडियम, टिटानियम, इरेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, 3D6 है, 3D6 4s2 है, तो ये 3D5 हो जाएगा। और C2O4 2 माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड हम मान रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड मानेंगे तो 1 2 3 4 5 पेयरिंग हो जाएगी, तो 2 ऑर्बिटल बच रहे हैं, तो ये फिर D2sp3 बना लेगा। D2sp3 बनाएगा तो ये भी करेक्ट है। ऑल ऑक्सलेट लिगेंड्स आर रिप्लेस्ड बाय इथाइलिन डायमीन, तो इथाइलिन डायमीन भी ऐसा ही है, बाइडेंटेट लिगेंड है, NH2 CH2 CH2 NH2 है, तो इसके केस में ये भी तो सेम ही काम करेगा, मतलब ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी अराइज करेगा, और ये लिख रहे डू नॉट, तो ये गलत है। तो टोटल 5 स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट। द नंबर ऑफ एल्केन्स विच कैन प्रोड्यूस 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल बनाना है हमें बाय सक्सेसिव ट्रीटमेंट ऑफ B2H6 एंड देन H2O2OH माइनस। तो 2 ही पॉसिबल कंडीशन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है। अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो OH इधर फॉर्म होगा क्योंकि एंटी मार्कोनिक, तो ये तो गलत है। अब यहाँ पे फिर ये सिस और ट्रांस दोनों हो सकते हैं, तो फिर टोटल आंसर 2 हो जाएंगे। KSP ऑफ MgOH होल ट्वाइस गिवन है हमें, MgCl2 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, विल प्रेसिपिटेट एट व्हाट लिमिटिंग pH। तो KSP जो है दिस इज इक्वल टू Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो Mg2+ तो हमें पता है 0.01 है, और KSP 10⁻12 है, 10⁻12 इक्वल टू 10⁻2 OH माइनस का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ रहा है 10⁻10, तो OH माइनस का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 10⁻10, तो 2 टाइम्स POH दिस इज इक्वल टू 10, POH इक्वल टू 5, तो pH इक्वल टू 14 - 5 एट 25 डिग्री सेल्सियस, दिस इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। A compound with molecular mass 180 is acylated with CH3COCl to get a compound with molecular mass 390. The number of amino groups, तो अमीनो ग्रुप्स ही हैं केवल प्रेजेंट इसमें, मान लो कुछ X अमीनो ग्रुप्स हैं अगर, तो RNH2 होल X लिख देते हैं। और अब ये जो कंपाउंड है ये रिएक्ट कर रहा है CH3COCl के साथ, COCl कंपाउंड ही लिख लेते हैं, तो एक सेकेंड इरेज हो जाओ, CH3COCl, तो इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो अगेन क्योंकि HCl यहाँ से डिपार्ट करेगा और ये RNH और COCH3 बनाएगा और HCl बनाएगा, तो ये टोटल X है और X HCl भी बन रहा होगा, तो X ये भी यूज़ कर रहे होंगे। तो अब देखो इनिशियली एक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर मास 180, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 180 है और जो फॉर्म हो रहा है उसका है 390, तो एक HCl यहाँ से निकल गया, मतलब ये Cl तो अटैच नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल में, और
CH3CO का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 12 और 3 15, 15 और 28, तो ये हो गया 43। तो ये 43x इस पर अटैच हुआ है और यहाँ से x हाइड्रोजन भी निकला है। तो टोटल अब हम बैलेंस कर लें, 180 माइनस x, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया HCl के फॉर्म में, तो 180 माइनस एक्स या फिर Cl पूरे प्रोडक्ट इक्वल टू रिएक्टेंट कर देने से भी हो जाएगा, प्लस 43x जो अटैच हो रहा है हम केवल उसी को काउंट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 390। तो यहाँ से आ रहा है 42x इज इक्वल टू 390 माइनस 180, दिस इज इक्वल टू 012। तो यह वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 210/42 5। तो ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। लास्ट क्वेश्चन है 1.5 ग्राम सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर वॉज सस्पेंडेड इन वाटर, इट वॉज ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड फॉलोड बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ KI। तो एसिटिक एसिड का यहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं है, ये केवल H+ आयंस प्रोवाइड करने के काम में आता है। एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ KI, तो KI ऐड कर रहे तो I- जो है वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो लिबरेटेड आयोडीन है वो फिर H2O3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हाइपो सोल्यूशन है। तो हमें द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन द सैंपल पूछ रहा है। तो पहले हम रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन क्या हो रही है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और ये रिएक्शन में I- भी है, तो I- ऑक्सीडाइज होकर I2 बना रहा है, और ये CaCl2 बना लेगा सॉलिड। तो ये रिएक्शन है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, 2I- हो जाएगा, और यहाँ पे कैल्शियम की +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये OCl- हो जाएगा, 2OCl- है, तो ऑक्सीजन की तो -2 होगी, तो हम x -2 है ऑक्सीजन के लिए, तो क्लोरीन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ट्वाइस ऑफ OCl- है, ये 2 टाइम्स OCl-। तो OCl- है, तो ऑक्सीजन की -2 ले लेते हैं, क्लोरीन की x ले लेते हैं, तो इक्वल टू -1 है, तो x इक्वल टू +1 आ जाएगा यहाँ से। तो Cl यहाँ से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ रहा है, ठीक है। Cl तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया, और इधर Cl है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, और 4 Cl है, यहाँ पे 2 Cl है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ जाएगा। एक सेकंड, ये हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, ये CaOCl2 है सिंपली। CaOCl2 है, तो Ca2+ है और O2- है, तो क्लोरीन के लिए 0 आ जाएगा, और ये 0 से -1 पे जा रहा है, और ये -1 से 0 पे जा रहा है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, मतलब एक आयोडीन पे 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, और यहाँ पे भी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो ये तो यहाँ से बैलेंस्ड है। आप चाहो तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर हम H2O ऐड कर देते हैं, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 2H+ ऐड कर देते हैं, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। फिर जो I2 प्रोड्यूस हुआ है, इस I2 का हम रिएक्शन करा रहे हैं H2O3 2- के साथ, हाइपो सोल्यूशन है, तो ये फिर से I- प्रोड्यूस करेगा, और ये S4O6 2- प्रोड्यूस करेगा। I2 फिर से रिड्यूस हो जाएगा I- में, और S4O6 2- में H2O3 ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2I3- I- है, और इधर भी 2H2O3 2- कर देंगे, तो ओवरऑल ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखो, हमें दिया है द लिबरेटेड आयोडीन रिक्वायर्ड 150 ml, इसका 150 ml है, और 1/10 मोलर सॉल्यूशन है, तो मोल्स ऑफ H2O3 2- आ जाएंगे।
तो मोल ऑफ I2 आ जाएगा, मोल ऑफ I2 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2O3 2 माइनस और अपॉन 2, दिस इज़ 150 इंटू 1/10 और बाई 2 मिलीमोल। तो ये यहाँ से आ रहा है 15/2 मिलीमोल आ गया यहाँ से। मोल ऑफ I2 आ गए, और जितने मोल ऑफ I2 है उतने ही मोल्स ऑफ CaOCl2 है, और जितने मोल ऑफ CaOCl2 है उतने ही मोल ऑफ उसका डबल मोल्स है क्लोरीन का। तो मोल्स ऑफ Cl2 या क्लोरीन का डबल है, Cl2 का तो सेम मोल्स आ जाएंगे। तो मोल ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 15/2 मिलीमोल। तो मास ऑफ Cl2 आ जाएगा, मास ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 71 मिलीग्राम, ठीक है। और हमें 1.5 ग्राम सैंपल दिया हुआ है, तो 1.5 ग्राम टोटल सैंपल है, तो मास द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, तो अवेलेबल क्लोरीन को फाइंड कर लेते हैं। तो परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, दिस इज इक्वल टू, ये 15/2 है इंटू 71 और मिलीग्राम है तो इसको 10⁻³ ग्राम कर देते हैं अपॉन, और 1.5 ग्राम था ये, इंटू 100%। तो इसको सॉल्व करें तो 1.5 है तो ये 10 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 10 और ये 100,000 हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है 35.5% सोल्यूशन। तो होपफुली ये क्लियर होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यहाँ पे रिएक्शन लिख पा रहे हो, रिएक्शन लिखने के बाद तो फिर कैलकुलेशन हो जाएगी। तो पेपर रिलेटिवली ईजियर साइड ही था आज का, ज़्यादा फास्टर कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, और सॉल्व तो जल्दी हो ही जा रहा है। तो हम नेक्स्ट पेपर में देख मिलते हैं। थैंक यू।